Hello everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. So as you all know, we started a new batch Organic 2.0 for class 12th Organic Chemistry. तो ये न्यू बैच जो है वो मैंने आपको बोला था कि स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर से। सो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो इसकी वीडियो जो है वो आज डिले हो चुकी है। तो डिले में फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो इस बैच में हम सभी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो और आप 98 या 99% स्कोर कर सकें अपनी केमिस्ट्री में। 100 आउट ऑफ 100 जो है वो आप स्कोर कर सकें अपने केमिस्ट्री एग्ज़ाम में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप अच्छे से कर सकें। तो 33 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें मैं बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो कि हम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक करेंगे। जो फर्स्ट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर टेट्रावैलेंसी आती है हमारी कार्बन की। थर्ड जो है वो आ जाती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। फिर जो फोर्थ है वो हमारी आ जाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिफ्थ जो है वो हमारी आ जाती है क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आ जाती है हमारी आइसोमेरीज। एंड लास्ट जो है वो हमारी आ जाती है मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे हम कि मैकेनिज्म कैसे होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इंट्रोडक्शन हो गया, टेट्रावैलेंसी और ये सब मैंने आपको बता दिए। अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है हमारी इंट्रोडक्शन में वोलर थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सिंथेसाइज किया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कि था यूरिया। जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को लैब में हीट किया, NH4CNO को हीट किया, तो वहाँ पर NH2CONH2 बना, यानी यूरिया बना, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहीं से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्टिंग हुई। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या इट इज़ ए स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ना, कि कार्बन के डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को पढ़ना। मतलब टोटली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी कार्बन के कंपाउंड पर डिपेंड है। कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट आ जाते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कहती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और 4, तो 4 वैलेंसी हो जाती है कार्बन की। तो 2 और 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये हो गया 1s2, हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो हो गया 1s2, 2s2, 2p1, 2py1 और 2p20 डिग्री। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो कार्बन जो है वो हमेशा हमारा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके आउटर शेल में 4 बचता है। तो इसी को ही हम कहते हैं हमारी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इसलिए कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी को शो करता है, क्योंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर नोट पे पढ़ लेते हैं कि नोट पे हमें क्या बता रखा है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी लार्ज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। रीज़न क्यों होता है, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका रीज़न होता है कैटिनेशन। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो जो लार्ज नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो बहुत बड़े कंपाउंड होते हैं कार्बन के, उनका रीज़न आ जाता है हमारा कैटिनेशन। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ कैटिनेशन, कि कैटिनेशन होता सो कैटिनेशन हमारा होता है व्हाट इज़ कैटिनेशन। फर्स्ट तो ये होती है टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी जो चैन बनाए टू फॉर्म चैन ऑफ आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल एटम के साथ मिलके जब वो किसी चैन को बनाता है तो उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। और कैटिनेशन भी जो हमारी होती है वो मैक्सिमम होती है हमारी कार्बन में। कैटिनेशन कार्बन में मैक्सिमम होती है, क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लंबी से लंबी यानी आइडेंटिकल लार्ज चैन बना देता है कार्बन मिलकर, और ब्रांचिंग है बहुत सारी चैन ये कंप्लीट कर देता है हमारा कार्बन। तो फर्स्ट इसमें आता है कि कैटिनेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है हमारी। कैटिनेशन जो है वो डिपेंड अपॉन बॉन्ड विच इज़ मैक्सिमम इन कार्बन। बॉन्ड पे डिपेंड करती है जो कि मैक्सिमम किस में होता है, कार्बन में होता है। तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन क्या हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया हमारा, सल्फर आ गया, फॉस्फोरस आ गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा किस में होगी, कार्बन में होगी कैटिनेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया कैटिनेशन का, कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन जो होती है पावर ऑर्डर कैटिनेशन का वो कार्बन में होती है। अब आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp। तो ये होता क्या है। फर्स्ट टाइप होता है हमारा sp3,
जिसमें हमारा एस का करेक्टर जो होता है वो होता है हमारा 25%, जो कि किस में होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं कंपाउंड्स। तो वो कौन से होते हैं हमारे एल्केन, जिसमें हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं, जो कि ज्योमेट्री जिनकी होती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 तो एल्केन ही क्यों sp3 में आते हैं। sp3 में हमारा s का 25% करेक्टर है, एल्केन होते हैं सिंगल, तो कार्बन में फर्स्ट आता है CH4 हमारा, CH4 हमारा जो है वो इसमें आ जाता है। तो CH4 जो है वो हमारा आता है एल्केन में, जिसमें हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। सिंगल बॉन्ड जो भी होगा वो हमारा आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, इसमें आ गया आपका सिंगल बॉन्ड जो है वो आपके आ गए 4, जो कि आपका एल्केन में होता है। सिंगल बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब आता है sp2, जिसमें 33.3% जो है वो एस करेक्टर होता है। इसकी ज्योमेट्री जो है वो हमारी होती है ट्रायगोनल प्लानर होती है, 120 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है, और ये आ जाती है हमारी एल्कीन में। एल्कीन में हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। तो एल्कीन हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हमारे आ जाते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई भी एग्जांपल ले लेंगे आप उसमें, तो उसमें आपके 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, यानी इथीन हो गया तो उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, जो हमारा एल्कीन होता है उसमें एक आपका पाई बॉन्ड होता है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में आप ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है और एक आपका आ जाता है पाई बॉन्ड। ध्यान रखें, एक आपका सिग्मा और एक आपका आता है पाई बॉन्ड, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाता है sp करेक्टर जो होता है वो आपका होता है sp करेक्टर आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला का। तो इसमें आपका s जो करेक्टर होता है वो आ जाता है आपका s करेक्टर 50% का, जो कि जिसकी ज्योमेट्री की कैसी होती है, लीनियर होती है। तो इसका एग्जांपल ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वो हो गया इथाइन। अब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे ये भी ध्यान कर लीजिए। तो एल्काइन जो है वो आपका हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड है, कि इथाइन ले लीजिए, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 2, और पाई बॉन्ड की अभी हम बात करेंगे कि कितने पाई बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होते हैं ट्रिपल और डबल बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टेबल जरूर ध्यान रखें आप। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने होते हैं अब आपके आ जाते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आ गया टॉपिक अब नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो टाइप ऑफ बॉन्ड सबसे पहले सिंगल बॉन्ड में आपको बताया कि 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 0 पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। डबल बॉन्ड आ गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें 1 सिग्मा बताया मैंने आपको और एक पाई बॉन्ड बताया, ये भी आपको कवर हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन में। तो C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में आपका 1 सिग्मा होगा, ध्यान रखना 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे आपके। पाई बॉन्ड कितने होंगे 2 और सिग्मा कितना होगा 1। तो अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, कोई भी कंपाउंड आपको दे दे तो आप बता सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशन क्या क्या होती है। फर्स्ट आता है साइज में सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है वो होता है sp3 आपका, फिर होता है sp2, फिर होता है sp3 कौन सा होता है सिंगल बॉन्ड साइज में सबसे बड़ा, फिर आपका आ गया sp2, फिर आपका आ गया sp, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड आपका सबसे छोटा आ जाता है साइज में। बॉन्ड लेंथ पे अगर बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड भी सबसे कम होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड लेंथ में। बॉन्ड एंथैल्पी में इनका रिवर्स हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा होती है बॉन्ड एंथैल्पी की, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड एंथैल्पी, फिर डबल बॉन्ड में कम आ जाता है, और सबसे कम आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो आपकी होती है सिंगल बॉन्ड में। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में आ जाती है, फिर sp2 में आपकी उससे कम हो जाती है और सबसे कम sp3 में आ जाती है, यानी सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो जाती है। अब यहाँ तक हमने सिंपल बेसिक थिंग्स को पढ़ा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर रीड करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ पर रीड कैसे करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट आ जाता है इसमें हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट आता है यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10। अब हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया C4H10, तो स्ट्रक्चर फार्मूले में कैसे होगा कि उसको स्ट्रक्चर में बनाना है। जैसे आ गया 4 कार्बन आ गए हमारे ये, और H हमने H10 थे, तो इनके चारों साइड हमने वैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी यहाँ पर भी, फिर ये 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर आपका पूरा हो गया, यहाँ पर आपका पूरा हो गया,
यहाँ पर आपका 4 पूरा हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये आपको 4 जो है वो कंप्लीट करनी है वैलेंसी। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट है C25HOH। तो C2H5OH, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कार्बन आ गए, आपके 5H है, तो ये वैलेंसी पूरी करके 5 आ गए और इधर की साइड OH आ गया आपका, वैलेंसी कंप्लीट। C2H5OH को स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता दिया मैंने। नेक्स्ट आता है CH3OH। तो CH3OH जो आपका हो गया, ये हो गया आपका मीथेनॉल। मीथेनॉल हो गया, तो मीथेनॉल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 कार्बन हो गया और H आ गए 3 और OH आ गया आपका ये। तो ये आपका हो गया मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब नेक्स्ट अभी भी हमारे फार्मूले रहते हैं, तो उन फार्मूले को करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने कंडेंस फार्मूले पे। कंडेंस फार्मूला क्या होता है, तो कंडेंस फार्मूला आ गया हमारा। कंडेंस फार्मूला होता है कार्बन को किसी चैन में लिखना। तो ये आपका हो गया जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, तो इसमें 4 आ गए, तो 4 आपका क्या होता है, ब्यूट। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। तो यहाँ पर अभी नेमिंग हम आगे करेंगे, तो ये आपका होगा कंडेंस फार्मूला। किसी भी कंपाउंड को चैन में लिखना, तो वो आपका हो गया कंडेंस फार्मूला। तो जैसे सेकंड हो गया CH3 CH2OH, तो ये आपका हो गया कंडेंस फार्मूला। बॉन्ड फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड में बना के बताना। जैसे ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका और 7, तो ये आपका हो गया हेप्ट यानी एन हेप्टेन। नेमिंग हम आगे करेंगे, तो ये आपका होगा बॉन्ड फार्मूला। ये हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 नंबर पर मिथाइल लग गया CH3, तो ये हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन। ऐसे 2 डायमिथाइल पेंटेन, तो 5 इसमें कार्बन हो गए, पेंट है, और 2 पर 2 बार CH3 लग गया, तो वो हो गया 2 डायमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आ जाते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। अब आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है कि सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें अब सिंगल लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है वो आपकी जो है इन द प्लेन ऑफ पेपर में है। नेक्स्ट जब आप बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली जो लाइन है आपकी डार्क शेडेड वाली, इट कम्स फॉरवर्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, यानी इन फ्रंट। तो ये कम फॉरवर्ड, ये पेज के फॉरवर्ड में, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज है, ये फॉरवर्ड हो गया। और ये जो बॉन्ड है वो आपका जाएगा बैकवर्ड में। किसी भी CH3 को लिख रहे हैं, CH4 को लिखे, तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, कार्बन आ गया आपका, तो यहाँ पर आपका कार्बन आ गया ये चारों साइड पर। और फिर आपके जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आपके समझ में आ गया कि बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट आपको करना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपने कि बॉन्ड हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट होता है। और ये जो आपके लाइनिंग वाला है, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है गोस बैकवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन, यानी बैकवर्ड अंदर जा रहा है आपका, बैकवर्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, यानी बिहाइंड ऑफ द पेज। तो ये आप ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब क्लासिफिकेशन फर्स्ट पर आ जाते हैं हम अपना, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके टाइप्स भी होंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन हो रहा है। फर्स्ट आता है आपका एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर इसके भी आगे टाइप्स होते हैं जिसमें आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये आपने आगे पढ़े भी होंगे 9th-10th में। तो ये आपके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपन अपने साइक्लिक कंपाउंड और क्लोज चैन पे। तो साइक्लिक और क्लोज चैन के यहाँ आ जाते हैं अब हम। साइक्लिक और क्लोज चैन वो ओपन चैन थे, तो साइक्लिक और क्लोज चैन इसमें 2 टाइप्स आते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आपका। फिर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के भी आपके पार्ट आते हैं जो कि होते हैं आपके एसाइक्लिक, और एसाइक्लिक के बाद आपका आता है एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक के भी टाइप्स होते हैं बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड जो आते हैं। तो बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड जो है वो आपका आ गए, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड आ गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम इनकी डेफिनेशन करते हैं और क्या ये कंपाउंड होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ओपन चैन कंपाउंड की। ओपन चैन कंपाउंड क्या होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था ना एसाइक्लिक और ओपन चैन कंपाउंड की। ओपन चैन कंपाउंड क्या होते हैं, तो किसी भी स्ट्रेट चैन में आने वाले कंपाउंड, स्ट्रेट चैन में आ गए, तो स्ट्रेट चैन में आने वाले कंपाउंड जो हमारे हो गए वो हो गए हमारे ओपन चैन। जैसे CH3 ये ओपन चैन है, क्लोज चैन नहीं है, ये सभी ओपन है। ये आपका हो गया CH3। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं CH3 CH2 ये आपका ओपन चैन कंपाउंड है। अब आ जाते हैं ब्रांच चैन कंपाउंड पे कि ब्रांच चैन कंपाउंड कैसे होते हैं आपके। तो ब्रांच चैन कंपाउंड में आपका आ गया CH CH CH3 और ब्रांचिंग में आपका सेकंड नंबर पर लग गया CH3। तो
तो ये आपकी हो गई ब्रांच चैन कंपाउंड्स, जो कि हमने टाइप्स में पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे एल्केन, जो कि होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि इथेन, ये स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे एल्कीन, और एल्काइन हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें हमारा आता है इथीन और इथाइन आ जाता है हमारा, जो कि हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हमारा हो गया ब्रांचिंग का। अब आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक यहाँ पर एंड होते हैं। इनके जनरल फार्मूले सभी ने आपने पढ़ रखे हैं, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको 11th और 12th का बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक बताऊंगा सीधा ही। फर्स्ट आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन क्लोज चैन, जो वन क्लोज चैन को कंटेन करते हैं। अब यहाँ पर आपका कार्बन कंपाउंड जो है वो क्लोज चैन में है, तो ये आपके हो गए साइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आता है एलिसाइक्लिक, जिसमें आता है साइक्लोप्रोपेन, जो कि आपका होता है 1 2 3, तो ये आपका हो गया ए साइक्लिक। एलिसाइक्लिक जैसे क्लोज चैन है आपके साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन स्क्वायर में और साइक्लोहेक्सेन, तो ये आपके सभी क्लोज चैन है, तो इनको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट अब हमारे आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो हमारे फॉलो करते हैं हक्कल रूल को। अब हक्कल रूल आपने पढ़ा होगा। अब हक्कल रूल हक्कल रूल को जो फॉलो करते हैं वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनकी ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री होती है, और नेक्स्ट ये 4n+2 की फॉर्म में होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं हमारे, जैसे कि 2 6 10 14 18 इस फॉर्म में होते हैं। तो ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बेंजीनोइड आते हैं इसमें फर्स्ट, जैसे कि बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। फिर आता है टोल्विन, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो तो टोल्विन बन जाएगा। डबल बेंजीन रिंग हो गई आपकी नेप्थलीन, ट्रिपल बेंजीन रिंग हो गई आपकी एंथ्रेसीन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड पे कि नॉन बेंजीनोइड क्या होते हैं। तो नॉन बेंजीनोइड में फर्स्ट आ जाता है आपका ट्रोपोलिन, अगर डबल बॉन्ड वो लगा दो शेप में ना हो तो ट्रोपोलिन, ये हो गया आपका एजुलिन। ये नेम आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में आपका क्या होता है, जैसे हो गया आपका ऑक्सीरेन, पायरोल हो गए, एन लगा दिया हमने, चैन में एन लगा दिया, पायरिडीन हो गया, और ये आपका हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने अदर कंपाउंड्स पर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम अपने फंक्शनल ग्रुप पे कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे होते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़कर एक केमिकल प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, उनको हम कहते हैं हम अपने फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आपका होगा कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपको पता लग गया। अब आते हैं टेबल पे कि फंक्शनल ग्रुप के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट मैंने टेबल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, तो आपको ज़रूर याद रखनी है, आपकी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आते हैं एल्केन्स जिनका प्रीफिक्स होता है एन, जैसे एग्जांपल हो गया आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्कीन्स जो कि होते हैं आपके डबली बॉन्डेड जिनका सफिक्स होता है इन, तो ये हो गया ब्यूटीन। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्काइंस जिनका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो होता है आइन, तो ये हो गया ब्यूट 1 आइन। नेमिंग अभी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एरीन्स आ गए, एरीन्स का होता है सीधा बेंजीन रिंग जो एरीन्स होती है हमारी। नेक्स्ट आ गए अब हम अपने आपके हैलाइड्स पर, तो हैलाइड होता है आपका एक्स यानी हैलोजन ग्रुप, तो हैलो हो गया इसका IUPAC प्रीफिक्स, और IUPAC ग्रुप का प्रीफिक्स इसका कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन जो कि हैलोजन ग्रुप होता है, वो लग के आपका हैलाइड्स बन जाते हैं। एल्कोहल्स होते हैं नेक्स्ट आपके OH लगने से आपका एल्कोहल बन जाता है, तो इसका ग्रुप प्रीफिक्स होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्सी जब आप IUPAC नेमिंग करेंगे, और IUPAC ग्रुप सफिक्स लगाएंगे तो वो लगेगा ऑल जब नेमिंग में करेंगे, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। मैंने सभी के एग्जांपल दे रखे हैं, तो आप टेबल को अच्छे से करें। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट नेमिंग पर। अब आपके आ जाते हैं आपके एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स आपके क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स होता है CHO आपका जिसका फॉर्मूला होता है फॉर्माइल बोलते हैं इन्हें, और इनका सफिक्स होता है अल, तो ये हो गया ब्यूटेनल, अगर CHO लग जाए तो वो आपका हो जाता है ब्यूटेनल। नेक्स्ट आ जाता है कीटोन्स जो कि होता है कार्बन डबल बॉन्ड O लगने से आपका ऑक्सो आ जाता है इसका प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है ऑन, अगर नेमिंग में आप क्या करेंगे ऑन लिखेंगे, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाइट्राइल्स C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हो गया आपका साइनो,
इसको नाइट्राइल बोलते हैं, तो नेमिंग में क्या हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। जितने भी कंपाउंड है वो अलग, और इसका कार्बन भी आप नेमिंग में लेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया पेंटेन नाइट्राइल। ईथर आ गया, ईथर होता है आपका ROR, यानी R जो होता है वो हमारा होता है एल्काइल ग्रुप, तो ROR एल्कोक्सी बोलते हैं इसके प्रीफिक्स को। और इसका सफिक्स जो होता है वो नहीं होता है, नेमिंग में हम इसको लिखते हैं इथॉक्सी इथेन। किसी भी पोजीशन पर आएगा तो वो हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन। नेमिंग में अभी आपको आगे करवाऊंगा नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम अपने आपके कार्बोक्सिलेट आयन पे, जिनका फॉर्मूला होता है COO नेगेटिव, तो वो आपका हो जाता है O8 लगता है, तो वो हो गया आपका सोडियम ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने, नेक्स्ट जो है वो आपका हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH, जिनका आपका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, और इनका सफिक्स जो होता है वो होता है ओइक, तो इनकी नेमिंग में क्या आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आते हैं एस्टर्स। तो एस्टर का आपका फॉर्मूला होता है, एस्टर का फॉर्मूला होता है COR-, जिनका प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और आपका जो सफिक्स होता है वो होता है O8, तो ये आपका बन गया मिथाइल प्रोपेनोएट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेम पर अमीन्स। अमीन्स होता है आपका अमीन्स, तो ये हो जाता है आपका NH2 अमीन, अमीनो लगता है इसका प्रीफिक्स, और सफिक्स हो जाता है अमाइन, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 अमाइन। अब यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप तक का टॉपिक जो है 4-5 टू टॉपिक्स है आपके इंट्रोडक्शन के, जो मैंने आपको बताया शुरू में, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर करेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में आपका आइसोमेरिज्म आएगा, पार्ट 4 और 5 में आपकी चलेगी मैकेनिज्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hello everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. So in this video we will discuss IUPAC nomenclature in Organic 2.0 बैच। तो Organic 2.0 बैच में आज हम करेंगे IUPAC nomenclature बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम nomenclature करेंगे। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी कार्बन कंपाउंड की, और टेट्रावेलेंसी, हाइब्रिडाइजेशन और उनके प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको सभी की, क्या क्या होता है, साइज़ के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, ये सब बताया था। फंक्शनल ग्रुप बताए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सभी PDF आपको जो भी बेसिक मैं आपको करवा रहा हूँ, इन सभी का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखें, फिर आप IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टार्ट कर दें वीडियो को देखना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे कि नोमेनक्लेचर में हम नेमिंग करते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो हैं कई प्रीफिक्स लगते हैं। ये प्रीफिक्स हो गया फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स, टेबल दे रखी है कि कैसे कैसे यूज़ होता है। ये वर्ड रूट हो गया, ये फर्स्ट डिग्री सफिक्स और सेकंड डिग्री सफिक्स में जो यूज़ होते हैं। अब आते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होते हैं हमारी चैन में, जिनकी हम नेमिंग में देते हैं। तो फ्लोरो यूज़ होता है हमारी चैन में, जिसको हम F से आता है। क्लोरो यूज़ होता है, ब्रोमो यूज़ होता है, आयोडो, नाइट्रोसो NO2, नाइट्रोसो यूज़ होता है NO और नाइट्रो होता है NO2, डायजो यूज़ होता है N2 और एल्कोक्सी होता है OR ग्रुप। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एल्काइल ग्रुप भी यूज़ होता है हमारी चैन में। एल्काइल ग्रुप जो होता है वो आपका होता है R, और फिनाइल ग्रुप के लिए आपका ये साइन आता है, तो आप देख लेंगे सिंबल को। फिर आपके चैन के टाइप 2 होते हैं, एक होती है आपकी ओपन चैन और एक होती है क्लोज, जो कि साइक्लो चैन होती है आपकी। फिर प्रिंसिपल चैन होती है, जो कि आपको याद करनी जरूरी है नेमिंग के लिए। अगर एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन एथ लगेगा, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होंगे कार्बन तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्टा और 9 नॉन और 10 डैक के लिए आपको पता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा। अगर 2 बार डबल बॉन्ड होंगे तो डाई इन आ जाएगा, तो 3 बार होंगे तो ट्राई इन, और 2 बार ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो आपका लग जाएगा ट्राई आइन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिए थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं अब हम कौन कौन से यूज़ होते हैं। फर्स्ट आता है अल्कोहल, जिसके लिए फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारी जो चैन में यूज़ होता है वो होता है ROH। R जो है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, तो उसका IUPAC में लग जाता है नेमिंग में ऑल। ईथर आता है तो ROR- होता है इसका फंक्शनल ग्रुप जो चैन में लगता है। R यानी दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं, और O यानी आपका ऑक्सीजन, जिसके लिए हम ईथर यूज़ करते हैं नेमिंग में। एल्डिहाइड आता है तो उसके लिए आपका यूज़ होता है RC≡OH, तो वो हो जाता है अल, उसके लिए अल यूज़ होता है एल्डिहाइड के लिए। कीटोन आता है तो उसके लिए आपका यूज़ होता है RCOH, जिसके लिए आपका लगता है ओन। नेक्स्ट आता है फिर आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो एस्टर के लिए आपका जो है वो यूज़ होता है RCOOR R जो है वो अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर 8 यूज़ होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो वो होता है आपका RCOOH, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है ओइक एसिड। अब आपको यहाँ तक अच्छा है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। अब तक आपने पढ़ा टाइप्स कार्बन को, कि कार्बन पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड होती है हमारी। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, इनके टाइप्स कैसे होते हैं जब हम स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप आता है CH4 है, इसमें 0 कार्बन अटैच्ड है आपके, इस कार्बन से सिंगल कार्बन है, कोई अटैच नहीं है, तो इसका हो गया मीथेन, और ये यूनिक कार्बन होता है। अब इस चैन में देखते हैं, यहाँ पर ये कार्बन है, इसके साथ कार्बन हमारे अटैच हैं, और एक सिंगल कार्बन हमारा अटैच हो रहा है डायरेक्टली। तो वन जब कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा तो वो हो गया आपका प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, ये आप याद रखें। फिर सेकेंडरी आ जाता है, सेकेंडरी में 2 कार्बन आपके अटैच होता है डायरेक्टली, एक ये वाला एक ये वाला, तो यहाँ पर अब सिंगल जो है आपके कार्बन से, ठीक है, तो आपका आ गया सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं मिथाइलिन। टर्सरी में आपके 3 कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली सिंगल सेंटर वाले से, तो वो हो गया आपका टर्सरी, टर्सरी हो गया ये आपका, जिसको हम बोलते हैं मिथाइन। ठीक है, तो आपको अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, बताओ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा है, चैन दे दिया आपको, तो आपको वहाँ पर पहचान करनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये आपको एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल में देख लेते हैं। CH3 और CH3 यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ पर, तो ये हो गया आपका क्वाटरनरी डिग्री आती है आपकी, तो क्वाटरनरी हो गया 1 2 3, ये वाला 1 2 3 और ये 4 कार्बन अटैच्ड है, तो ये हो गया 4, यानी आपका हो गया क्वाटरनरी। अब इस वाले CH पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये हो गया टर्सरी। अब इस वाले कार्बन पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपके 2 कार्बन अटैच है, एक ये और एक ये, प्राइमरी और टर्सरी वाला, उसके बीच में सेंटर में सेकेंडरी आ रहा है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन, 2 कार्बन अटैच है। प्राइमरी पे आ जाते हैं, तो प्राइमरी आपका अकेला ही है, तो उसके लिए हम बोलते हैं उसको प्राइमरी कार्बन। CH3 जो है वो अकेला है आपका, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। अब कुछ प्रीफिक्स जो है वो हमारी चैन में नेमिंग करते वक्त यूज़ किए जाते हैं, तो देख लेते हैं उस प्रीफिक्स को। फर्स्ट, नॉर्मल जब यूज़ किया जाए तो आपकी सिंपल है स्ट्रेट चैन, जिसमें हम नॉर्मल n लगाते हैं कॉमन नेम में, ये ध्यान रखना है। आइसो यूज़ होगा तो आपका समझ लीजिए जो चैन में CH3 ग्रुप है वो अटैच होगा आपका सेकंड लास्ट कार्बन से, तो आपका चैन में आइसो आ जाएगा, ये 5 हो गए, और सेकंड लास्ट पे आपका CH3 है, तो होगा आपका आइसो पेंटेन। ठीक है, नियो आएगा, नियो जब होता है जब 2 CH3 ग्रुप आपके अटैच होते हैं सेकंड लास्ट कार्बन से, 1 होगा तो आइसो, और 2 आ जाएंगे आपके ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये हो गया, तो आपका हो गया यहाँ पर नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन होगा यहाँ पर आपका यूज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियो हेक्सेन, नियो यूज़ होगा। अब अल्फ़ा बीटा गामा भी होते हैं आपके कार्बन में। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो आपका होगा अल्फ़ा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा होगा, और नेक्स्ट वाला जो होगा बीटा से वो आपका गामा हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब अच्छा है आपको कि क्लियर हो गया होगा सब। अब चलते हैं आगे IUPAC के टोटल जो अब नोमेनक्लेचर जो है अब हमारा स्टार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, चैन के साथ। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है उसमें आपका रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट कि आपको एक लॉन्गेस्ट चैन को सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट जितनी बड़ी चैन आपको दे रखी है उतनी सेलेक्ट करनी है, छोटी चैन नहीं सेलेक्ट करनी नेमिंग के लिए। फिर नंबरिंग ऑफ सेलेक्टिंग चैन को नंबरिंग करनी है उसकी सेलेक्टिंग चैन की, और अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्स को आपको अरेंज करना है, वो आप नेमिंग में करेंगे जब नेम करेंगे। तो ये फर्स्ट चैन दी है, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 वाली चैन हमने ले ली, तो 7 यानी आपका हेप्ट हो गया, तो हेप्टेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में। 2 3 और 6 पोजीशन पर आपका मिथाइल आ रहा है, तो मैंने आपको कहा था जब भी आपके 3 सिंगल बॉन्ड होंगे तो आपका सिंपल 3 है तो ट्राई, तो पोजीशन बताएंगे सबसे पहले 2 3 और 6, तो ट्राई मिथाइल। ठीक है, तो 2 3 6 ट्राई मिथाइल। अब नंबर ऐसे मत लिख देना कभी आप पहले 6 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, ऐसे नहीं, 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ओके, नेमिंग का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब सेकंड वाले में आ जाते हैं, तो हम वो लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट हो गई ये वाली, और इसमें आपके 7 कार्बन है तो हेप्ट हो गया, और आपका पोजीशन पर 3 और थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर आपका मिथाइल आ रहा है, तो थर्ड पर 2 कार्बन है तो थर्ड पे इथाइल आ गया, फिफ्थ पर 1 कार्बन है तो मिथाइल आ गया, तो आपका होगा थर्ड इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। ध्यान रखिएगा ये मैंने H नहीं लगा रखा है कार्बन के साथ, तो सभी के साथ हाइड्रोजन लगा है,
ये आप ध्यान रखें कहीं आप नेमिंग में हाइड्रोजन ही ना लगाएं, तो हाइड्रोजन आपको लगाना है। थर्ड पर आ जाते हैं, इसमें अब हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमने कर ली ये वाली, ठीक है, यू वाली चेन सेलेक्ट कर ली। तो इसमें थर्ड, ये वाला थर्ड हो गया और ये वाला, इस पर आपका थर्ड और फोर्थ पर मिथाइल आ रहा है 2 टाइम्स, तो डाई मिथाइल हो गया। और 6 आपके कार्बन है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 उल्टे यू में, तो ये हो गया आपका हेक्सेन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम नेमिंग के लिए। फोर्थ जो है वो हमारा है आपका, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी तो आपके 5 हो गए, 5 यानी पेंटेन हो गया। और आपका फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर डाई मिथाइल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है 2 टाइम्स, तो डाई मिथाइल पेंटेन हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पर। अब नोमेनक्लेचर कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के करते हैं, अब तक सैचुरेटेड चला। अनसैचुरेटेड में आपके क्या आते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अनसैचुरेटेड में आपके एल्कीन्स और एल्काइन आएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इनकी नेमिंग। फर्स्ट आ जाते हैं, इसमें फर्स्ट में दिया है हमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 4 कार्बन है, फर्स्ट वाले में आपका डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट 1 इन। ध्यान रखना है डबल बॉन्ड की जब भी आप पोजीशन बताओगे वो उससे पहले वाले, यानी डबल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है, तो फर्स्ट कार्बन की पोजीशन हम देंगे, फर्स्ट से अटैच हो रहा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, तो फर्स्ट की देंगे, ब्यूट 1 इन हो गया आपका यहाँ पर नेमिंग में। सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड में अब जहाँ से आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, प्रेफरेंस नेमिंग में वहाँ से देंगे, तो आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर वाली प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ से लेंगे हम 1 पर आपका आइन आ गया, तो लिख दो पहले ही, 5 कार्बन है, पेंट 1 आइन हो गया, ठीक है। थर्ड पर आते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, प्रेफरेंस में हम सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, लेकिन नेमिंग में हम सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे, क्योंकि इन है और आइन है, तो इन पहले आता है, आइन आपका बाद में आता है। तो हमने सबसे पहले नेमिंग करी अपनी डबल ट्रिपल बॉन्ड से, तो ट्रिपल पर 1 है और 2 पर हमारा जो है वो हमारा आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये, और नेमिंग में हम मिथाइल को भी प्रेफरेंस देंगे, तो 1 यहाँ पर मिथाइल की पोजीशन गलत है तो आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगी 1 2 3 4 5 मिथाइल हेक्स 2 इन और 1 आइन, ठीक है। नेमिंग आपको आई होप अच्छे से आ रही होगी। फिफ्थ पर आ जाते हैं, फिफ्थ पर आपका डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपको प्रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रेफरेंस शुरू करें, 1 पर भी इधर से लेंगे तो भी 1 पर, और इधर से लेंगे तो भी आपका 3 पर आ रहा है, तो यहाँ पर लेंगे तो ब्यूट 1 3 डाई इन, ओके डन। अब आपके कुछ प्रीफिक्स जो हैं वो, कुछ नेम्स जो हैं वो आपकी चैन में यूज़ हो रहे हैं, तो जैसे कि CH2 है तो आप वहाँ पर लिखेंगे मिथाइल डाई इन, और अगर आपका वहाँ पर CH3 यूज़ हो रहा है, CH3CH, तो वहाँ पर आप बोलेंगे इथाइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH है तो यहाँ पर बोलेंगे इथाइनाइल, इथाइनील, और CH ट्रिपल बॉन्ड C है तो वो बोला आपका हो जाएगा इथाइनाइल, ठीक है। नेमिंग में अब आ जाते हैं, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, और यहाँ पर आपका फिर से कार्बन डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है और CH डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, तो आप नेमिंग कैसे करेंगे, 3 मिथाइल डाई इन, थर्ड पर आपका मिथाइल डाई इन लग रहा है, और पेंट 1 4 डाई इन, पेंट के साथ 1 और 4 पर आपके 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तभी आपकी कम जा रही है, तो 2 बार डबल बॉन्ड आने के लिए आपका हो गया डाई इन, तो नेमिंग यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है अब आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, तो अल्कोहल के लिए मैंने आपको बताया था OH लगेगा, ROH, और यूज़ होगा आपका ओल, तो नेमिंग शुरू करते हैं। इसमें 4 आपके कार्बन है तो ब्यूटेन आ गया, और OH को भी आप प्रेफरेंस देंगे, तो OH फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस फर्स्ट से स्टार्ट होगी, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन 1 ऑल, डन। सेकंड पर आते हैं, आपके 3 कार्बन है और OH लग रहा है, और सेकंड पोजीशन पर आपका मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन है और 1 पर ओल आ रहा है, डन। थर्ड आ जाते हैं, 3 कार्बन है और तीनों पर ही OH लग रहा है, तो क्या हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन आता है, 1 2 3 ट्राई ओल हो गया। फोर्थ आते हैं, तो फोर्थ मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है। अब OH लग गया तो OH से वो ओल पर आ गया, अल्कोहल बन गया, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोल। फिफ्थ में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके अब ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, तो यहाँ पर आपके 5 पॉइंट्स को गिनेंगे अपने कॉर्नर्स को, 1 2 3 4 5 आ गया तो पेंट आ गया। अब नेमिंग OH की साइड से देनी है, तो 1 पर आपका ओल लग रहा है, और आपका थर्ड पर ही ये डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, तो 3 पर इन और 1 पर ऑल, नेमिंग कंप्लीट। सेवन्थ पर आ जाते हैं, सिक्स्थ पर आपके कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, पेंट 2 पर ऑल आ रहा है तो पेंट 2 ऑल।
सेवन्थ में देखें तो आपके 4 कार्बन है और आपके सेकंड पोजीशन पर 2 बार आपका ऑल लग रहा है, तो 2 डाई ऑल आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी जब भी डबल 2 बार आएगा। 8th पर आ जाते हैं, 2 कार्बन है, दोनों पर ही आपका OH है, तो ये हो गया ईथेन, 2 के लिए ईथेन आता है, तो ईथेन 1 2 डाई ऑल, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल। तो ये आप नेमिंग को ध्यान रखें। आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अच्छे से आ रही होगी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका साइनाइड। साइनाइड है आपका नेक्स्ट आपका, और इसमें आपका जो फॉर्मूला लगता है वो आता है आपका लाइन में, तो वो हो जाता है आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्राइल लगता है इसके लिए। अब तो चैन में इसका जो कार्बन है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N कार्बन, इसको भी हम चैन में लेंगे, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट से ही देनी है। आपके टोटल कार्बन हो गए 4, कार्बन नाइट्राइल वाला कार्बन मिला के 4 है, और आपका थर्ड पर जो है मिथाइल आ रहा है, तो थर्ड पर मिथाइल लिख दो। 4 कार्बन है, ब्यूटेन आ गया, 1 पर आपका नाइट्राइल आ रहा है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। सेकंड पर देखें तो आप सेकंड क्वेश्चन में देखें तो आपके 3 और 2 5 आ रहा है। अब आपका 3 और 2 आपका 3 और 6 आ रहा है आपका, तो 6 अब आपका होता है हेक्स। लेकिन हमें नेमिंग कहाँ से करनी है, हमें प्रेफरेंस देनी है आपकी नाइट्राइल को, तो हम नाइट्राइल से चैन को लेंगे। अब 2 कार्बन जो है इनको अलग कर देंगे, तो हमने नाइट्राइल से स्टार्टिंग करी 1 2 3 4 5, ये 1 है आपका, नाइट्राइल से स्टार्टिंग करेंगे 1। सेकंड पर आपका इथाइल आ गया, लग गया। थर्ड पर हमारा ब्रोमो आ गया, लग गया। थर्ड पर ब्रोमो, 3 अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, तो 3 ब्रोमो। इथाइल आपका बाद में आएगा, तो सेकंड पर इथाइल आ गया। पेंट है, क्योंकि हमने नाइट्राइल से स्टार्टिंग करी है तो 5 कार्बन आएंगे, तो पेंट आ गया। 4 पोजीशन पर आपका ईन आ रहा है, 4th पोजीशन पर आपका ईन आ गया, ये रहा ईन, इधर की साइड है आपका, और 1 पर नाइट्राइल आ रहा है, तो 3 ब्रोमो 2 इथाइल पेंट 4 ईन 1 नाइट्राइल। डन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब थर्ड पर आते हैं, तो ये हमारा है अब साइक्लोपेंटेन। ध्यान रखें साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, और आपका इसमें कार्बोनाइट्राइल, अब इसमें फर्स्ट को हमें प्रेफरेंस देनी है, तो साइक्लोपेंटेन हो गया। अब ध्यान रखें साइक्लो में आपका नाइट्राइल नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपका कार्बोनाइट्राइल लगेगा, तो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन ले लें 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। जब आपका कार्बन की चैन से जुड़ रहा हो तो ठीक है, लेकिन अब अगर आपका डिफरेंट जुड़ रहा हो अब वो, तो आपको वहाँ पर कार्बोनाइट्राइल यूज़ करना है, वहाँ पर आपको नाइट्राइल नहीं यूज़ करना है। अगर आपकी स्ट्रेट चैन में आ रहा है, चैन में यूज़ हो रहा है, तो आपको वहाँ पर नाइट्राइल लेना है, और वैसे आपको कार्बोनाइट्राइल लेना है। थर्ड में देखिए 3 कार्बन है, वंस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आपका नाइट्राइल है, तो प्रोपेन 1 2 कार्बोनाइट्राइल। डन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं अब हम अपने। नेक्स्ट जो है वो हमारा अमीन ग्रुप आ गया है। अमीन ग्रुप के लिए हम NH2 यूज़ करते हैं और अमाइन बोलते हैं। सो अब हमारा अमीन आ गया, तो अमीन के लिए आपका यूज़ होता है NH2, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं अमाइन का चैन में। फर्स्ट देखते हैं तो 2 कार्बन है और एक NH2 आ रहा है, NH2 की तरफ से हम प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंस में हमारा फर्स्ट आ गया ईथेन, 2 कार्बन है तो ईथेन, फर्स्ट पर अमाइन तो 1 अमाइन। सेकंड देखें तो 5 कार्बन आ रहे हैं, सेकंड पर हमारा अमाइन आ रहा है, NH2 आ रहा है, तो पेंटेन, 5 के लिए पेंटन, और 2 अमाइन सेकंड पोजीशन पर हमारा अमाइन आ रहा है। थर्ड में देखें तो अब हमारा N जो है वो चैन के बीच में आ रहा है, तो अब नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो आप जहाँ पर कम कार्बन है उसको तो आप N के साथ ले जाओ, और इधर की साइड आपके 2 कार्बन है उसको आप अपनी अमाइन के साथ नेमिंग में ले जाओ। तो इधर की साइड आपका N के साथ कार्बन आ रहा है, कम साइड वाले कार्बन की साइड आपका, उसको हम N के साथ लिखेंगे, तो ये हो गया N मिथाइल। और जिधर की साइड आपका ज़्यादा कार्बन है उसको नेमिंग में ले लो, तो ये हो गया आपका ईथेन 1 अमाइन। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में देखें तो हमारा जो 2 कार्बन की साइड है वो तो आपकी आ गई N के साथ, ठीक है, और यहाँ और इधर की साइड देखें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की जगह जो डबल बॉन्ड है उसको हम नेमिंग में लेंगे, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और थर्ड की साइड को हमने यहाँ पर ले लिया प्रोपाइल में, प्रोपीन होता है वैसे ये, तो इसके साथ N प्रोपाइल, अब दूसरा सफिक्स यूज़ करेंगे, तो N प्रोपाइल। और ईथेन 1 पर हमारा ईन है, 1 ईन ले लिया, और 1 पर ही हमारा अमाइन आ रहा है, तो N प्रोपाइल ईथेन 1 ईन 1 अमाइन, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को यहाँ पर प्रेफरेंस देनी पड़ेगी अब, ठीक है, इसलिए हमने नेमिंग में ले लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब एस्टर आ गया आपका। एस्टर में लें तो 2 आपके अब आपके 2 जो हैं इसमें आपके होते हैं आपके अल्काइल ग्रुप, और एल्कोक्सी एल्केन यूज़ होता है नेमिंग के लिए। फर्स्ट में देखें तो आपका
COC है तो ये हो गया आपका एक कार्बन है तो फर्स्ट जाएगा हमारा ऑक्सी में, फर्स्ट हो गया मिथॉक्सी, एक कार्बन और है तो वो हो गया मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। सेकंड में देखें तो दोनों साइड दो दो कार्बन है तो दोनों साइड है तो दो कार्बन के लिए एक इथॉक्सी, एक जाएगा एल्कोक्सी में इथॉक्सी और सेकंड जाएगा आपका एल्केन में तो इथॉक्सी इथेन। थर्ड में देखें तो एक साइड आपका एक कार्बन है और दूसरी साइड आपके दो कार्बन है तो जिस साइड कम कार्बन है उसको आप ऑक्सी में ले लो तो ये हो गया मिथॉक्सी और एल्केन में ले लो आप इथेन को, दो कार्बन साइड। फोर्थ में देखें तो दोनों साइड डबल बॉन्ड है और दो ही कार्बन है तो दो डबल बॉन्ड के लिए आपका यूज होता है इथाइनॉक्सी, ध्यान रखें डबल बॉन्ड है तो इथाइनॉक्सी और इथीन यूज हो जाएगा सेकंड साइड के लिए, क्योंकि इधर तो ले लिया इथाइनॉक्सी और इधर ले लिया इथीन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। फिफ्थ देखें तो इसमें एक साइड दो कार्बन है एक साइड तीन कार्बन है। अब हमने कहा था कि भाई डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी तो डबल बॉन्ड नेमिंग में आएगा एन की एल्कीन की, और तीन वाली साइड जो है थ्री कार्बन की साइड वो आपकी चली जाएगी इधर एल्कोक्सी में, तो तीन हो गया तो प्रोपॉक्सी इथीन। नेमिंग ईजी हो गई यहाँ से आपकी। मैं आपको नेमिंग बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझे नेमिंग को। नेक्स्ट ग्रुप पर चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डबल बॉन्डो H, इसके लिए अल लगता है, ये रहा आपका तो CCHO, दो कार्बन आ गए, इसका भी C वाला कार्बन चैन में आ जाएगा CHO का, तो ये हो गया इथेनल। थर्ड सेकंड में देखें तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन है आपके अब एल्डिहाइड का मिला के, और सेकंड पर मिथाइल है तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 पर अल। थर्ड देखें तो थर्ड हमारा है अब पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन, फर्स्ट पोजीशन पर आपका CHO आ गया तो क्या बन गया साइक्लोपेंटेनल, AL लगता है तो साइक्लोपेंटेनल। फोर्थ में देखें तो आपका अब ये आपका है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन, अब इसमें आपकी चैन जुड़ रही है तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे इसमें देखें तो आपका फर्स्ट अब चैन को प्रेफरेंस पहले 4 पे लिख लो साइक्लोप्रोपाइल, 1 2 3 और 4, फोर्थ पर आपका ये आ रही है चैन फोर्थ पोजीशन पे तो लिख लो 4 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। चैन की करें तो ब्यूटेन के साथ 1 पर आपका एल्डिहाइड आ रहा है तो ब्यूटेन 1 अल पर आ जाते हैं, ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। फिफ्थ में देखें तो आपके 3 कार्बन है और सेकंड पर आपका आ रहा है अब दो साइड एल्डिहाइड आ रहा है फर्स्ट पर और सेकंड पर, तो पहली पोजीशन पर अल आ गया और सेकंड पोजीशन पर भी आपका CHO आ गया तो प्रोप 1 2 डाई अल। आई होप आपको नेमिंग अच्छे समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पर नेमिंग के लिए। सो अब हमारा जो ग्रुप है वो है कीटोन, कीटोन ग्रुप है जिसको बोलते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ओन यूज़ होता है इसके लिए नेमिंग के लिए। आ जाते हैं फर्स्ट पर, 3 कार्बन है सेकंड पर ओन आ रहा है तो 3 के लिए प्रोपेन 2 ओन। पोजीशन बताएंगे, सेकंड पर ओन कार्बन डबल बॉन्ड है और ओन यूज़ होता है तो प्रोपेन 2 ओन, इसको 1 मत पढ़ना, ये आपका ओन है तो प्रोपेन 2 ओन। सेकंड में देखें तो आपके 6 कार्बन है, हेक्स लग गया। थर्ड पर आपका ओन आ रहा है, ठीक है, और फोर्थ पर आपका मिथाइल आ रहा है तो फोर्थ मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। नेमिंग इजी होती जा रही है अब अगर आप अच्छे समझ रहे हो। थर्ड में देखें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेमिंग अच्छे से आ जाएगी। 4 या 5 मार्क्स की तो आपकी नेमिंग आती है तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन नेमिंग के लिए। और कंपाउंड्स जब आप करेंगे कन्वर्जन के लिए तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है नेमिंग। थर्ड में देखें तो आपका 4 कार्बन है और सेकंड पर ही आपका ओन आ रहा है तो ब्यूटेन हो गया 4 और 2 पर ओन हो गया। फिफ्थ देखें तो साइक्लोहेक्सेन है लेकिन फर्स्ट पर ही ओन आ रहा है तो साइक्लोहेक्सेन ओन, डबल बॉन्ड हुआ है तो फर्स्ट के साथ ओन, साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट पे ओन, क्लोहेक्सेन ओन हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट यूज़ होता है COH और ओइक एसिड यूज़ होता है। तो फर्स्ट में देखें तो 3 कार्बन है आपके और फर्स्ट पर COH आ रहा है, इसका भी कार्बन ने आप यूज़ करेंगे नेमिंग में तो काउंट करेंगे नेमिंग के लिए। तो 3 कार्बन है गया तो प्रोपेन 1 पर ओइक, 1 ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सेकंड में देखें तो 3 कार्बन है, अब डबल बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पर तो इसमें प्रेफरेंस आपकी COH को जाएगी। ध्यान रखें जहाँ पर आपका COH आ गया वहाँ पर प्रेफरेंस COH को देना, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली में ईन को पहले देना डबल बॉन्ड की, तो ये होगा आपका प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, डन। थर्ड में देखें तो अब चैन आ रही है तो थर्ड पे ही हमारा साइक्लोप्रोपाइल है, ये रहा थर्ड पर साइक्लोप्रोपाइल, थर्ड पे लिख दो साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है आपके तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, 1 पर ओइक एसिड, प्रोप 1 ओइक एसिड। फोर्थ में देखें तो 4 साइड है आपकी, ठीक है,
अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में आपका 4 हैं साइड, तो आपका हो गया ब्यूट। अब लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर आपका कार्बोक्सिलिक आ रहा है और सेकंड प्रेफरेंस आपने दे दी अपने डबल बॉन्ड को, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन, 4 साइड थी ब्यूट, सेकंड पे इन आ गया आपका, फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ब्यूट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका एसिड एमाइड, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं CONH2। तो फर्स्ट इसके लिए यूज़ होता है नेमिंग में अमाइड, तो इसका भी कार्बन अब प्रेफरेंस में ले जाएंगे हम नेमिंग में। 2 कार्बन है और फर्स्ट पर आपका आ रहा है एमाइड, तो ये हो गया आपका ईथेन 1 एमाइड। ठीक है, ईथेन 1 अमाइड, एसिड अमाइड नहीं यूज़ करेंगे, अमाइड यूज़ करेंगे नेमिंग में। सेकंड देखते हैं, तो चैन है आपकी और सेकंड पोजीशन पर आपका फिनाइल आ रहा है। आप ध्यान रखें ये बेंजीन नहीं है आपका, सेकंड जब भी चैन में आ जाए तो वो आपका फिनाइल बन जाता है। तो सेकंड पर फिनाइल हो गया और 3 कार्बन है, तो आपका प्रोप लग गया और 1 पर आपका अमाइन आ गया, तो 1 अमाइड आ गया आपका। थर्ड देखें तो थर्ड में अब आपका डायरेक्ट अटैच्ड है, ध्यान रखें डायरेक्ट अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप से, तो वहाँ पर आपका बेंजीन बन जाएगा। वो CONH2 है तो ये आपका बन गया बेंजामाइड, ध्यान रखें बेंजामाइड बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको प्रेफरेंस ध्यान रखनी है कि प्रेफरेंस किसको सबसे ज़्यादा चैन में देनी है। तो फर्स्ट पर प्रेफरेंस में आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्ड सेकंड में सल्फोनिक, एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। और नेक्स्ट देखें तो हमारी प्रेफरेंस में आ जाता है कीटोन के बाद आपका अल्कोहल, अमाइन, ये सब आपके प्रेफरेंस में आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको प्रेफरेंस कैसे कैसे सबको देनी है, ये टेबल पूरी ध्यान से याद करना, नेमिंग अच्छे से होएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी नेमिंग में, गारंटी ले रहा हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब आपके पॉलीफंक्शनल ग्रुप, मिक्सअप ग्रुप हैं। अब एक ग्रुप में आपके दोनों आपके साथ अब आ गया, एक साइड आ गया आपका COH और एक साइड आपका OH आ गया। अब प्रेफरेंस किसको देनी है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो सेकंड अब हाइड्रोक्सी लेंगे, ओल नहीं लेंगे, सेकंड पर आ गया हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि प्रेफरेंस में अब हमारे साथ खड़ा हो गया COH जो कि तगड़ा ग्रुप है भाई, तो तगड़े ग्रुप के लिए हमें COH को देना है नेमिंग में। और सेकंड पर OH है, OH तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, चीटी है बिल्कुल, तो OH को अब हम हाइड्रोक्सी बना देंगे। ठीक है, तो सेकंड हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। सेकंड में देखें तो भैया अब कार्बन में तो 5 कार्बन है, ठीक है, OH भी है, कीटोन भी है, NH2 भी है। अब यहाँ पर बच्चा दिक्कत में आ गया, डर गया। अब लेकिन हमारे पास तगड़े तगड़े ग्रुप अभी भी हैं, अब हमारे पास तगड़ा ग्रुप है, कीटोन आ गया, अमीनो आ गया और हाइड्रोक्सी तो ख़त्म ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी को तो हमें यूज़ ही नहीं करना। और OH तो अल्कोहल है, अल्कोहल ख़त्म आ गया, तो अल्कोहल को हम हाइड्रोक्सी बना देंगे। NH2 को अमीनो, तो सेकंड पर अमीनो है, यहाँ पर प्रेफरेंस दी। थर्ड पर आपको कम पोजीशन देनी है, तो थर्ड पर हमने ले लिया कीटोन, कीटोन थर्ड पे आ गया और फोर्थ पे हाइड्रोक्सी को दे दी। हाइड्रोक्सी को कम देने को ख़त्म ग्रुप है भाई, तो पेंटेन 3 ऑन, सेकंड अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी, पेंटेन 3 ऑन। अब देखते हैं थर्ड पे 5 कार्बन है, सेकंड पर हाइड्रोक्सी आ गया। अब ध्यान रखें यहाँ पर कंपेरेबल हो रहा है आपका हाइड्रोक्सी और अमाइन में, तो हाइड्रोक्सी OH है आपका अल्कोहल, तो अल्कोहल में हम प्रेफरेंस देंगे अब। तो थर्ड पे अमीनो आ गया और फिफ्थ नेक्स्ट आपका सेकंड पे आ रहा है अल्कोहल, तो ये हो गया 3 अमीनो पेंटेन 2 ऑल। सो नेक्स्ट है अब हमारा जिसमें हमारे 3 कार्बन है, एक साइड आ रहा है CHO और एक साइड आ रहा है आपका एल्कोक्सी यानी इथोक्सी ईथर्स एस्टर ग्रुप, ईथर वाला ग्रुप। तो ईथर में 2 आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो आप जो ईथर के साथ कम कार्बन वाला है वो एल्कोक्सी में जाएगा, तो 2 मिथोक्सी और फर्स्ट पर आपका CHO है, तो ये हो गया प्रोपेनल। ठीक है, आपको टेबल देखनी है तभी हो पाएगा। अब फिफ्थ में देखें तो 4 कार्बन आ गए और सेकंड पर OHC, अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और जो कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है प्रेफरेंस में। तो 1 पर आपका आ गया ओइक और सेकंड पे अब प्रेफरेंस अब चैन लेंगे हम ऐसे, तो सेकंड पर आपका आ गया एल्डिहाइड, तो सेकंड पर अल और 1 पर आपका आ गया ओइक एसिड। डन। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अब आपका लास्ट 4 कार्बन है जिसमें सेकंड पर आपका अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देते जब एल्डिहाइड खड़ा है, तो एल्डिहाइड तगड़ा है तो एल्डिहाइड ग्रुप को हमने दी प्रेफरेंस। ब्यूटेन नल हो गया फर्स्ट पर और सेकंड पर आ गया आपका अमीनो। डन। आई होप आपको ये वाली नेमिंग भी अच्छी लगी होगी समझने में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखें तो अब हमारे आ जाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन और उसके डेरिवेटिव पर। फर्स्ट बेंजीन पर CH3 लग गया तो आपका हो गया मिथाइल बेंजीन जिसको हम बोलते हैं टोलुइन। बेंजीन पर NH2 लग गया था जिसको बोलते हैं हम अमीनो बेंजीन, नेमिंग ध्यान रखें, तो जिसको हम बोलते हैं एनिलीन।
बेंजीन पर OCH3 लग गया तो OCH3 ईथर की कैटेगरी में आ गया, तो ये बन गया मिथोक्सी बेंजीन एनिसोल। फोर्थ देखें तो CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये हो गया आपका मिथाइल विनाइल बेंजीन, विनाइल पे आ गया, तो ये उसको बोलते हैं हम स्टाइरीन। फिफ्थ देखें तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब भी बेंजीन पर N2Cl लगेगा तो इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन के साथ लगा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डन। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपका बेंजीन के ऊपर लगा है CO3H, ये होता है आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे साथ बेंजीन के साथ लगा है SO3H, तो SO3H को बोलते हैं हम सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन के साथ लगा है तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट देखें तो बेंजीन के साथ लगा है NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, तो ये बन गया आपका नाइट्रो बेंजीन। थर्ड देखें तो थर्ड में आपका CHO होता है एल्डिहाइड, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। COH लगा है अब नेक्स्ट में बेंजीन के ऊपर, तो वो होता है एसिड, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड लगता है। अब बेंजीन के साथ लग गया COCl, तो यहाँ पर हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड है तो क्लोराइड को भी देंगे, और ये बन गया आपका बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन के साथ लगा है CONH2, तो CONH2 आपका अमाइड की कैटेगरी का, तो ये बन गया बेंजामाइड। बेंजीन के साथ लगा है COCH3, तो ये बन गया एसिटोफिनोन, कीटोन बन रहा है यहाँ पर। बेंजीन के साथ लगा है COC6H6, दो बेंजीन और बीच में C डबल बॉन्ड हो, इसको बोलेंगे हम बेंजोफिनोन। नेक्स्ट देखें, बेंजीन के नेमिंग में अब हमारे ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप यूज़ होते हैं जब हमारे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ग्रुप लग जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला है जो फर्स्ट पोजीशन से नेक्स्ट होगा वो आपका होगा ऑर्थो, और थर्ड पोजीशन आएगी आपकी मेटा, और फोर्थ पोजीशन आएगी आपकी पैरा, फिर नेक्स्ट वही मेटा और ऑर्थो, ये आप ध्यान रखें नेमिंग के लिए। तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सिक्स है आपकी ऑर्थो पोजीशन, और फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट फिफ्थ है आपकी पैरा पोजीशन, और फर्स्ट मेटा पोजीशन फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट फिफ्थ, और फर्स्ट फोर्थ है आपकी पैरा पोजीशन, ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाता है बेंजीन के ऊपर क्लोरो है तो क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो है तो ब्रोमो बेंजीन, दो क्लोरो है तो 1-2 पोजीशन बताएंगे 1-2 डाइक्लोरो बेंजीन, और दो बार आपके ब्रोमो लग रहे हैं तो आपकी बन गई 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, ध्यान रखें। ठीक है, और ऑर्थो, और अगर आपका देखें लास्ट में तो दो पर है, ऑर्थो पे आपका क्लोरो लग गया, ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है आपकी, ये वाली सेकंड वाली, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। फोर्थ पर आपका आ गया अब BR ग्रुप, तो फोर्थ होती है पैरा ग्रुप, तो पैरा बोलेंगे तो इसको बोलेंगे पैरा डायब्रोमोबेंजीन। आई होप आपको IUPAC नोमेनक्लेचर की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Hello everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. तो in this video we will discuss isomerism of organic chemistry. So previous video में हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपका नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियो पहले देखें, तभी आपको अच्छे से आपको आइसोमेरिज्म समझ में आएगी, क्योंकि नेमिंग नहीं आएगी तो आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगी, चैन नहीं बन पाएगी आपकी, और तभी आपके पक्का आएंगे केमिस्ट्री में 95%, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे अगर आप अच्छे से केमिस्ट्री में सभी टॉपिक को टाइम टू टाइम वाइज क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, चैनल पर 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट और 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 1 शॉट आएंगे टोटली, वो भी आपको करने हैं। सो आपको अपनी प्रिपरेशन को अब टाइम टू टाइम लेके चलना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको केमिस्ट्री से का सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। कोई भी क्वेरी है केमिस्ट्री से रिलेटेड कमेंट में लिखो, मैं आपको सभी चीज़ PDF प्रोवाइड करूंगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी चैप्टर की 1 शॉट या कोई भी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए मुझे बताओ, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आइसोमेरिज्म आज हमें करना है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो वीडियो को स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरिज्म होता क्या है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है, आइसोमेरिज्म वो होता है ऐसे कंपाउंड जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपका सेम होता है।
द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे C2H4 ऐसे, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से फिर भी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज का फर्क होता है, या पोजीशन या इन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाता है, उसी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे किसी का फॉर्मूला हो गया आपका C2H4, अब उसका स्ट्रक्चर आप कितने टाइप से बना सकते हैं ये आपको भी पता है। हम कितने टाइप से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही हमारी आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट अब टाइप्स पर आ जाते हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट होती है स्ट्रक्चर और सेकंड होती है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर के भी टाइप होते हैं, टोटोमेरिज्म होता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म होती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है, फंक्शनल होती है, चैन होती है, मेटामेरिज्म होती है, ये सब मैं बताऊंगा। स्टीरियो की बात करें तो इसमें ज्योमेट्रिकल आता है और ऑप्टिकल आता है। सो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, अगर आप फ्लो चार्ट की तरह करेंगे तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन अच्छे से टॉपिक वाइज समझ में आएगा। तो अपने शॉर्ट नोट खुद भी बनाएं और अच्छे से, अगर ये शॉर्ट नोट चाहिए तो इनका PDF मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता है जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट वो डिफर होते हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आता है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म का क्या होता है? चैन आइसोमेरिज्म जो है वो अपने डिफर करे जाते हैं हमारे चैन से, डिफर इन चैन, स्ट्रेट और ब्रांच चैन। अगर ये देखिए कंपाउंड फॉर्मूला है, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन। अब पेंटेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पेंटेन को मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 को यहाँ पर ले आए हम, तो यहाँ हो गया CH3 CH CH2 CH3। अब मैंने पेंटेन को प्राइमरी में लिखा, सेकेंडरी में लिखा, ये सेकेंडरी। अब टर्शरी की बात आ जाती है, टर्शरी में लिखता हूँ तो चारों तरफ मैंने CH3 लगा दिया, सेंटर में हमारा C आ गया। सेम फॉर्मूला है, 5 कार्बन का यूजेज हो रहा है और वही आपके चैन में चेंजेस आ रहा है बस। तो चैन में चेंजेस आने का मतलब हो गया आपका चैन आइसोमेरिज्म। पोजीशन की बात करें, यहाँ पर आपकी चैन में चेंज था फर्स्ट में देखें, अब पोजीशन में चेंज आ जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो डिफर होते हैं इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप सेम कार्बन चैन में। जो पोजीशनल आइसोमेरिज्म होते हैं उनमें आपका बॉन्ड का चेंजेस होता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है सेम ही कार्बन चैन में, या कोई सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है BrCl, F फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी लग रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला, ये आपका है 4 कार्बन है तो ब्यूट2ईन हो गया आपका। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है हमारा यहाँ से लग के ये आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो हो गया ब्यूट1ईन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखें तो यही हमारा चेंज है। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया CH3 CH2 CH2OH। अब यही नेक्स्ट चैन में हमने फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, अब तक ये फर्स्ट पोजीशन पे था, तो यहाँ पर पोजीशन में चेंजेस आया, तो ये आपकी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ईजी है लेकिन आपको अच्छे से समझने हैं तो ही तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेम से ही पता लग रहा है इनकी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप को पहले हम अल्कोहल, जैसे एग्जांपल ले लो, अल्कोहल से हमने ईथर बना दिया, अल्कोहल लिया तो CH3 CH2OH था। एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा हो गया आपका इथेनॉल। अब इथेनॉल पहले OH था, अब हमने H को चैन में करके यहाँ से ईथर बना दिया, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, 100% आएगा, क्योंकि अल्कोहल से अब हमारा ईथर बन रहा है तो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। ये मैंने कैसे किया, मैंने O को ले लिया सेंटर में और CH2 था उसको CH3 बना के ले लिया, ईथर बना दिया। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO होता है और उससे हमने कीटोन बना दिया, कीटोन में C डबल बॉन्ड O आता है सेंटर में, तो CH3 CH2 CHO आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हमने बना दिया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपके कितने हो गए, ये हो गया पेंटेन 2 ओन और ये था आपका पेंटेनल, तो पेंटेनल से पेंटेन 2 ओन बन गया अब हमारा। नेक्स्ट देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, इससे तो डर के रहना पड़ता है हमें, और फिर उससे हमने एस्टर बना दिया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई ऐसे जैसे उसका हुआ था आपका अल्कोहल का, तो अब हमने इससे क्या बना दिया, एस्टर, तो CH3 COO CH3 बन गया। नेक्स्ट देखें तो साइनाइड है, साइनाइड से हमने बना दिया आपका आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 CN था उससे हमने बना दिया CH3 CH2 NC, CN और NC से प्रॉपर्टी में चेंज आ गया पूरी की पूरी आपकी। नेक्स्ट देखें तो प्राइमरी अमीन है, ये रहा CH3 CH2 CH2 NH2, उसको हमने सेकेंडरी बना दिया पोजीशन चेंज करके, CH2 को CH3 बना दिया, NH जोड़ दिया, CH3। अब थर्ड टर्शरी पे गए, सो यहाँ पर हमारे पास था सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी से हमने अब बना दिया यहाँ पे टर्शरी अमीन,
तो चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। चैन में भी चेंजेस हो सकता है, प्राइमरी से चेंज हो गया सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी से टर्सरी, तो प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी। प्राइमरी की प्रॉपर्टी कुछ और थी, सेकेंडरी की कुछ और थी, टर्सरी की कुछ और हो गई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको यही नोट्स या अपने खुद के बनाकर इनको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया, 100% आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ये आप लिखवा के ले लो मेरे से। तो बेसिक आपको पक्का करना है, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू, इसमें है हमारा इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू सेम डाइवेलेंट फंक्शनल कार्बन एटम से। इसका मतलब है कि ये तब होता है जब कोई डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हमारे डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ सेम साइड से अटैच हो जाए। जैसे डाइवेलेंट क्या मतलब? दोनों साइड से जो ग्रुप होते हैं, इसमें हम दो साइड से अल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। जैसे ईथर हो गया हमारा, NH अमाइन हो गया, दोनों साइड से जुड़ सकता है। कीटोन हो गया, इसमें भी दोनों साइड से हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए C2H5O C2H5 था, ठीक है, और इसी को अब हमने चेंज करके कर दिया C3H7OCH3। तो चेंजेस हो रहा है यहाँ पर। अब मेटामेरिज्म है, इसको हम मेटामेरिज्म कहेंगे। समझ जाना, जब भी आपसे पेपर में पूछे ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो समझ जाना यहाँ पर हमारा तो अल्काइल ग्रुप में चेंजेस हो रहा है, जो कि डाइवेलेंट सेम डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो मेटामेरिज्म आएगा। यहाँ पे C3H7O C3H7 था, इसको चेंज करके हमने C2H5O C4H9 कर दिया, ठीक है। एक एक कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन निकाला। अब यहाँ पे C2H5NH C2H5 था, यहाँ पे कर दिया CH3O C3H7, चेंजेस कर दिया। तो प्रॉपर्टी में जब भी यहाँ पर अब चेंजेस होता जा रहा है ना, तो उससे आप समझ जाओ कि मेटामेरिज्म है, चेंजेस होता ही रहेगा यहाँ पर, आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट है हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म की अगर बात करें तो इट इज़ ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम मोबाइल H एटम बिटवीन कार्बन एंड पॉलीवेलेंट एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विथ सेम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? ये होता है आपका माइग्रेशन ऑफ H एटम, जो कि आपका एक मोबाइल H एटम है, कार्बन और एक पॉलीवेलेंट एटम में होता है फंक्शनल ग्रुप पे। इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, डबल बॉन्ड को कहीं लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस कर दिया, सिर्फ एक मोबाइल H एटम जिसके पास हमारा चार्ज होता है। जैसे देखें CH3 C डबल बॉन्ड CH3 था, एरो लगा के हमने चेंजेस कर दिया, डबल बॉन्ड को यहाँ पर ले और मोबाइल H एटम को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया फर्स्ट पे। तो ये क्या बन गया? CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो चेंज आ गया, पेंटेन 1 इन और 2 पे और लग गया, तो चेंजेस हो गया पूरे नेम में। और यहाँ पर आपका क्या था? यहाँ पे था आपका पेंटेन 2 ओन से अल्कोहल बना दिया हमने, तो चेंजेस आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। ध्यान रखें। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट इनमें डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ऑफ एटम का और ग्रुप इन स्पेस। अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर अब नहीं है, अब अरेंजमेंट आ गया यहाँ पर, तो अरेंजमेंट में चेंज आ जाएगा। अरेंजमेंट में चेंज होते ही नेमिंग चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखें तो दीज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। यह आइसोमेरिज्म तब होता है आपका जब आपके कार्बन कंपाउंड के बीच में रोटेशन चलता है, मतलब उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अगर आपके कार्बन से सामने साइड पे आपके सामने साइड पर Cl जुड़ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद जब रोटेशन होगा तो वहाँ पर चेंज होकर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, Cl दूसरी साइड पे आ जाएगा। अरेंजमेंट, रोटेशन हो रहा है, अरेंजमेंट में चेंजेस आ रहा है। ऐसे ही देख लेते हैं इसका एग्जांपल, सिसो ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिसो ट्रांस आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें तो इट इज़ अ सिमिलर ग्रुप आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों के एडजेसेंट होते हैं मतलब, तो इसको हम कहते हैं सिस। वाइल इफ सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड से होंगे तो उसको हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर आपके एडजेसेंट साइड पे होंगे, आमने सामने होंगे, तो आपका क्या होगा? सिस आइसोमेरिज्म। और अगर आपका ग्रुप जो है वो आपका सेम साइड होगा, मतलब अगर ये वाला, ये देखिए H यहाँ Cl, यहाँ दोनों साइड अलग अलग हैं आपके, तो ये हो गया आपका सिस आइसोमेरिज्म। और अगर आपके अपोजिट साइड हैं, मतलब आपके ये अपोजिट साइड आमने सामने सेम है, तो आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ध्यान रखें, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो वो आपका होगा ट्रांस, और एडजेसेंट साइड है तो आपका हो गया सिस आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, आमने सामने अलग ग्रुप हैं तो आपका सिस,
आमने सामने सेम ग्रुप हैं, अपोजिट साइड, तो आपका हो गया ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म जरूर करके जाना, एग्जाम में आया करती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 11th क्लास के। ऑप्टिकल आइसो 12th क्लास में इतना नहीं आता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब आपकी प्लेन पोलराइज लाइट की वजह से होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब ही लाइट पे आ गया, अब लेंस पे। अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी बीम, एक ऑर्डिनरी लाइट की बीम जो किसको कंसिस्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जो वाइब्रेटेड होती है हमारी हर प्लेन में। जब उसके आगे हम नाइको प्रिज्म को रखते हैं और वो वाइब्रेट होती है वन प्लेन में, तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे कोई भी बल्ब जल रहा है, उसके सामने मैंने प्रिज्म रख दिया, ये प्रिज्म रख दिया मैंने, तो उसकी जो लाइट है ना, अब वो डायरेक्शन चेंज करेगी, ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी, ऐसे डायरेक्शन में फैलती जाएगी। डायरेक्शन में जब वो फैल रही है नाइको प्रिज्म के रखने से, वाइब्रेट हो रही है हर प्लेन में। अगर वो एक प्लेन में होती है तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर वो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है अगर आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो रोटेट होगी राइट साइड में, राइट साइड में होगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आएगा। लीवो रोटेटरी अगर आपकी जो पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट प्रिज्म के रखने से लेफ्ट साइड जा रही है तो वो होगा आपका लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके आगे के टाइप्स। नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद आता है हमारा रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो रेसमिक मिक्सचर होता है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डीएलएंड, यानी इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। जब उनका नेट रोटेशन जो है पीपीएल का वो जीरो आ जाए, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में ही ना जाए, इक्विमोलर सॉल्यूशन जो है पीपीएल आप उसका जीरो आ जाए प्लेन पोलराइज लाइट लगाने से, तो उसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट देखें तो आता है आपका एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं आपके एनेंटियोमर्स। अब उनको डिस्टिंग्विश कैसे करा जाता है, साइड से प्लस माइनस, प्लस होगा तो डेक्स्ट्रो, माइनस होगा तो लीवो। तो डेक्स्ट्रो लीवो आर मोर करेक्टरी आर एंड एस, राइट साइड, और ये आर एंड एस। अब देखें तो एनेंटियोमर्स हमारा क्या होता है, एनेंटियोमर्स हमें पता लग गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब 50-50 मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिज्म, उसको हम कहते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर। मतलब आधा आधा 50-50% आपका जो दो एनेंटियोमर्स का 50-50% मिक्सचर आएगा वो हमारा कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। जैसे हम देखें, हमने एक कंपाउंड लिया, कार्बन बीच में, इसके एक साइड Br है, एक साइड Cl है, एक साइड H है, एक साइड F है। हमने इसके आगे प्रिज्म रखा, प्रिज्म से लाइट जाएंगी और उसकी साइड जो है वो सिमेट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। तो H इधर आ गया आपका, Cl Br चेंज हो गया, साइड चेंजिंग हो रही है आपके प्रिज्म के रखने से, वो हमारा आता है एनेंटियोमर्स। चेंजिंग हो रहा है आपका 50-50 मिक्सचर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं आपका रेसमिक मिक्सचर। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब शो होगी तो वो हमारा कहलाता है एनेंटियोमर्स। आई होप आपको अच्छे से वीडियो में सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको अपनी रिएक्शन अच्छे से समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट पार्ट है अब आपका इसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों के लिए, जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिन्हें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं पता है, जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जिनसे रिएक्शन नहीं हो रही है, यूपीएससी का नोमेनक्लेचर नहीं हो रहा है, आइसोमेरिज्म भी नहीं आती है और रिएक्शन में दिक्कत आ रही है, कन्वर्जन ही नहीं पता है कि कन्वर्जन कैसे होना है, कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। सो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4, जिसमें आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th के लिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जिसने भी ये वीडियो देख ली अच्छे से मैकेनिज्म की और समझ लिया कि कौन सी रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनिक की रिएक्शन है और कन्वर्जन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा और वो टोटली अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फुल आउट ऑफ 33 एंड अदर जो इसकी ब्रांचेज हैं उसमें भी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आपको रिएक्शन का पता लग जाएगा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को कैसे करना है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन,
कि मैकेनिज्म क्या होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो कंसिस्ट करता है आपका एक सबस्ट्रेट रिएजेंट को। सबस्ट्रेट रिएजेंट आपको पता है क्या होता है। तो सबस्ट्रेट रिएजेंट जो है, सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है आपका रिएजेंट से और लीडिंग करता है एक इंटरमीडिएट को बना देता है और हमारा फाइंड करता है प्रोडक्ट को। तो सबस्ट्रेट या रिएजेंट आप जो भी ले लें, जैसे आपने ले लिया कार्बन प्लस O2 रिएजेंट ले लिया आपने C+O2, और या कोई भी रिएजेंट आपने किसकी प्रेजेंस में करवाया वो ले लिया, कैटलिस्ट वगैरह, और आपको एक इंटरमीडिएट बन गया। अब जब इंटरमीडिएट बना, वो इंटरमीडिएट आपका फाइनल नहीं बना, उसकी बैलेंसिंग वगैरह होगी तभी जाके आपको प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह हमारी एक मैकेनिज्म होती है रिएक्शन की, जैसे सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इक्वल टू इंटरमीडिएट, और फिर बैलेंसिंग होकर आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन को करने के लिए हमारे बहुत सारे इफेक्ट यूज होते हैं और बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह हमारी होती हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारा द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होना परमानेंट तरीके से अलोंग सैचुरेटेड चैन ऑफ कार्बन एटम। जहाँ पर हमारी सैचुरेटेड चैन है कार्बन एटम की, तो सैचुरेटेड में हमारे कौन आते हैं, एल्केन्स आ जाते हैं। तो सैचुरेटेड चैन ऑफ कार्बन एटम वैन आइदर, अगर या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, वह आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो, या उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच्ड हो एक एंड के कार्बन एटम से। हमने क्या पढ़ा इंडक्टिव रिएक्शन इफेक्ट में कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर का, कहाँ से हो रहा है, जहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन की चैन है वहाँ से, और क्या उसमें या तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो है एटम वो अटैच होना चाहिए कार्बन की एक साइड से। तो हमें पता लग गया कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपका बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। 2 टाइप के होते हैं, प्लस इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। वैन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो आपका चैन ऑफ कार्बन एटम से, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया हो, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डोनेट कर सकता हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है आपका टर्शी, क्योंकि टर्शी के पास सबसे ज़्यादा एटम होते हैं आपके कार्बन में, तो वो हो जाता है आपका हो जाता है प्लस आई इफेक्ट सैचुरेटेड चैन में। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी में सबसे कम होता है, और प्राइमरी में आपका सबसे कम ही हो जाता है एटम। देखते हैं अगर हम टर्शी में आपका एक स्टेबल चैन बन जाती है, तो वो उसकी वजह से ये प्लस आई इफेक्ट वहाँ पर ज़्यादा लग जाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर बात हुई थी ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन ये सब, या H पॉजिटिव ये सब जो लग सकते हैं यहाँ पर, उनकी बात हुई थी। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रो विड्रोइंग ग्रुप अगर अटैच होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रो ग्रुप मतलब विड्रो मतलब हो गया कि आपका विड्रो ग्रुप अगर अटैच होता है कार्बन एटम से, तो उसको कहते हैं हम, जैसे NO2 सबसे ज़्यादा होता है विड्रो में, CN हो गया आपका, COH हो गया, F हो गया आपका, Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। विड्रो मतलब आपका होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, विड्रो मतलब लेना। तो विड्रो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जब आपका अटैच हो। जिसने एटम को दिया वो तो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। अब यहाँ से आपको 2 इफेक्ट आपके पता लग गए, ये आपको याद करने का, क्योंकि रिएक्शन या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उनमें पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर होना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर का, और पाई बॉन्ड, जिसका पाई बॉन्ड है टू वन ऑफ द एटम, किसी भी एटम का, विच इज़ यूजुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी प्रेजेंस में, जो अटैकिंग रिएजेंट है हमारा। मतलब हम किसी भी रिएक्शन को करवा रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर, अब अटैकिंग रिएजेंट है हमारा H पॉजिटिव, तो उसकी प्रेजेंस में जो पाई बॉन्ड है हमारा वन ऑफ द एटम, जिससे यूजुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी प्रेजेंस में जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारा कितना ट्रांसफर कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, ये टेम्परेरी इफेक्ट है और ये अकर होता है प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, वरना इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट आता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें हम पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं हमारे साथ, ठीक है, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ पर हो गया इफ़ अटैकिंग रिएजेंट अटैच, इफ़ अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैच हो ऐसे एटम से जिसने विड्रो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया हो, ठीक है, तो वो होता है आपका हो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में बोला है उसने हमारे को कि सेकंड में हमारा वो होगा,
सेकंड में हमारा आ जाएगा हमारे पास इफ़ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू डेट एटम, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उस एटम से अटैच हो हुज इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ, जिसका इलेक्ट्रॉन पेयर ही लिया गया हो, तो उसको हम कहते हैं हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वहाँ पर क्या था, जिसने विड्रॉ किया हो इलेक्ट्रॉन के पेयर को और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ किया हो, यहाँ पर था जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लिया हुआ हो उससे अटैच होगा। अब यहाँ पर क्या है, इफ अटैकिंग रिएजेंट है उस एटम से होगा जिसने हमारे विड्रॉ पेयर को इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया था। ठीक है, ध्यान रखें, वहाँ पर उसने लिया था और जिससे हुआ था उससे होगा अटैच। ठीक है, ध्यान रखें। अब आते हैं रेजोनेंस इफेक्ट पे। रेजोनेंस इफेक्ट देखें, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक पार्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एक पार्ट से अदर पार्ट पर जाना, किसकी वजह से, रेजोनेंस के फिनोमिना की वजह से, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका बेंजीन रिंग में, जिसको हम +R और -R इफेक्ट कहते हैं। ये आगे आप सीखेंगे अपने चैप्टर्स में। नेक्स्ट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या होता है ये, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, ये होता है आपका इंट्रैक्शन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के बीच का इंट्रैक्शन, जो कि आपके नियर बाय होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में। ये इफेक्ट जो है वो तभी अच्छे से हो पाता है जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो आपका अटैच किससे हो, एल्काइल ग्रुप से, मतलब टोटली आपकी चैन है वो अटैच हो आपकी एल्काइल ग्रुप से, या कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो हो वो आपका अटैच हो एल्काइल ग्रुप से। एग्जाम कंडीशन देख लेते हैं। अब हमें कंडीशन दिया है, जैसे अल्फा कार्बन है आपका हाइड्रोजन का, यहाँ पर हमने लिया H पॉजिटिव, हमने हटाया इस पोजीशन से, फर्स्ट वाली से यहाँ से हटा दिया। नेक्स्ट किया तो हमारा नेगेटिव चार्ज वही है, डबल बॉन्ड भी वही है, अब हमने इस साइड से हटा दिया, ये वाला हटा दिया, तो यहाँ लग गया ना, वो हट गया। चैन को चेंज किया, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बन पाएंगे अल्फा कार्बन के, तभी हमारी जो रिएक्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वो अचीव हो पाएगा। पोजीशन को चेंजिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, अब इसमें आ जाइए, इसमें हमारे जो है यहाँ पर देखिए हमने फिर से चेंजिंग किया, यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर लगा इसमें, यहाँ पर, और यहाँ से हमने चेंज कर दिया। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट आपके हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो बन पाएगा, उतनी ही अच्छी आपकी रिएक्शन होगी। ये ध्यान से देखें कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंडीशन क्या क्या होती है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। मॉलिक्यूल डेट शो द हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट, उसके पास एक अल्फा कार्बन होना चाहिए एटम हाइड्रोजन के साथ, अल्फा कार्बन उसमें होना चाहिए। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म डायरेक्टली तभी होंगे जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ध्यान रखें, हाइपर कॉन्जुगेटेड इफेक्ट को शो करने के लिए हमारे पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पर। नेक्स्ट है अब हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब यह है कि किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, मतलब हटाना। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये आपकी ऐसी टाइप की रिएक्शन है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच 2 एटम जो है वो एलिमेंट हो, 2 एटम जो है वो आपके एलिमेंट हो, और क्या बना दें, आपका एल्कीन बना दे और साइक्लो एल्केन और कार्बन बना दें। ठीक है, या तो वो आपका एल्कीन बनाए या आपका साइक्लो एल्केन बनाए, मतलब आपका साइक्लो एल्केन हो गया, साइक्लो हेक्सेन हो गया ये सब, और या तो कार्बन बना दे सीधा ही। इसके टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, फर्स्ट आती है अल्फा अल्फा रिएक्शन। अब अल्फा के पार्ट्स होगी, एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम, जो 2 एटम है वो एलिमिनेट होंगे आपके सेम कार्बन एटम से। ठीक है, जिसके पास 2 अल्फा कार्बन हो। तो यहाँ से देखिए, अब आपका था ये, हमने एग्जांपल लिया रिएक्शन ऑफ CH Cl3 किसी भी एल्कली के साथ करवाई, तो एल्कली हो गया हमारा OH3, और इसके पास जो अल्फा थे सेम ही कार्बन से हमने H को भी हटाया और हमारे Cl को भी हटाया, तो H जो है वो तो इधर के साथ निकल जाएगा और Cl जो है वो हमारा अकेला निकल जाएगा, और बाकी हमारे पास CCl2 आ जाएगा। तो क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन। एल्कीन बनाना था तो हमने बना दिया डाइक्लोरोकार्बीन। सो यहाँ पर अल्फा अल्फा पोजीशन से जो है वो आपके सेम कार्बन एटम जो इसके पास अल्फा कार्बन थे, तो वहाँ से सेम से रिमूव हुआ, तो उसको हम कहते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे, नेक्स्ट है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा क्या कहती है, एलिमिनेशन ऑफ 2 कार्बन एटम। एलिमिनेशन जो है वो 2 कार्बन एटम का या किसी भी ग्रुप का, वो एडजेसेंट एटम से होना चाहिए, मतलब एडजेसेंट मतलब आमने सामने वाले आपके उनसे होना चाहिए। जैसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, जैसे आपकी हमने लिया CH2 CH3 CH3, उसकी हमने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो HCl एडजेसेंट आमने सामने वालों से हमारा जो है वो
2 एटम निकल गए, HCl निकल गया, डबली बॉन्डेड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन अभी आप आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास 12th में यूज़ होगी। इस रिएक्शन को यहाँ से ही अपने नोट कर लो या किसी भी शीट पर नोट कर लो या माइंड में याद रख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगी पेपर में। अल्फा गामा रिएक्शन जो एलिमिनेशन जो आती है, एलिमिनेशन ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम 1 पोजीशन, एक पोजीशन से और अनदर पोजीशन से, सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट पोजीशन से हो। जैसे यहाँ पर 1,3 डायब्रोमोप्रोपेन का हमने रिएक्शन करवाई जिंक डस्ट इन CH3OH के साथ, वो रिएक्शन आप देख लेंगे। एडजेसेंट पोजीशन से हो, जैसे आपकी अल्फा हो गई आपकी फर्स्ट पोजीशन और गामा हो गई आपकी थर्ड पोजीशन, वहाँ से एलिमिनेशन होगा आप, ठीक है। ये रिएक्शन आप कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट से मतलब रीअरेंज करना, और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का भी आपको पता लग जाएगा। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन ग्रुप, एक ग्रुप जो है वो आपका माइग्रेट हो एक 1 पोजीशन से टू अनदर, दूसरी पोजीशन पर जाए सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है। ध्यान रखते हैं, मतलब वो जिस पोजीशन से है उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीअरेंज भी हो रहा है और आइसोमेराइजेशन भी हो रहा है। आइसोमेरिज में हमने क्या पढ़ा था कि पोजीशन आइसोमेरिज, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, तो आइसोमेराइजेशन भी हो रहा है क्योंकि आइसोमेरिज में हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, और रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपका आइसोमेराइजेशन। 1 ब्रोमोब्यूटेन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका कैटलिस्ट। तो Br फर्स्ट पोजीशन पे था, वो आ गया आपका सेकंड पोजीशन पे, रीअरेंजमेंट हुआ और आइसोमेराइज भी हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड फिजन मतलब बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने को हम कहते हैं हमारा बॉन्ड फिजन, बॉन्ड का टूटना। फर्स्ट आता है होमोलिटिक फिजन। अगर कोवेलेंट बॉन्ड आपका ब्रेक ऐसे हो कि दोनों एटम को एक एक बॉन्ड मिले, ध्यान रखें ये जो था दोनों के पास अपने अपने एटम थे, ये वाला और ये वाला क्लोरीन के पास, तो लेकिन दोनों के पास एक एक एटम गया, एक इसके पास आया एक इसके पास आया। ध्यान रखें प्लस के साइड में देखें डार्क जो मैंने सर्कल बना रखा है, दोनों के पास एक एक आए, उसको हम कहते हैं आपका होमोलिटिक फिजन। और जो ये स्पीशीज जो बनकर आए हैं ये दोनों, इनको हम कहते हैं हमारा फ्री रेडिकल, ये होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है, कि वो ऐसे हो कि वहाँ पर हमें दोनों साइड अलग अलग मिल जाए, दोनों साइड दोनों को मिले एक एक एटम, तो वो हमारा होता है आपका होमोलिटिक फिजन। और उसको हम जो बने हैं स्पीशीज उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड, इफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर एक्वायर 1 एटम, दोनों इलेक्ट्रॉन को आपका एक्वायर बाय 1 एटम, जो आपका एक पे, अब आपका फर्स्ट वाली में दोनों पे गया था, अब वही इलेक्ट्रॉन आपका एक ही एटम को मिलेगा। आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब टूटे थे तो ये हो गया आपका एक पे गया, एक बन गया आपका पॉजिटिव और एक बन गया नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और एक जो आपके नेगेटिव बने हैं, एक है उसमें से कार्बोकटायन जो आपका पॉजिटिव बना और एक है आपका कार्बो एनायन। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकटायन क्या होते हैं, कार्बो एनायन क्या होते हैं, ठीक है। जब बॉन्ड का फिजन होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास आपका एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाए बॉन्ड, एक पॉजिटिव बने एक नेगेटिव बने, तो वहां पर कार्बोकटायन और कार्बो एनायन बनेगा। और अगर आपका बने फ्री रेडिकल्स, दोनों में बॉन्ड ट्रांसफर हो, तो उसको हम बोलते हैं आपका होमोलिटिक फिजन। सो नेक्स्ट है आपके होमोलिटिक फिजन और आपके हेट्रोलिटिक फिजन्स के स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट में देखे 12 कार्बन एटम है, उसी को ही हमने सबसे ज़्यादा होगा, जिसके पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपका बॉन्ड फिजन होगा, उतने ही बॉन्ड टूटेंगे वहाँ से। तो 12 वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर 9 वाला उससे कम होगा, ये आपका एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर, फिर 6 वाला हाइड्रोजन जिसके पास होगा उसमें सबसे ज़्यादा कम होगा बॉन्ड का टूटना, और जिसके पास 3 कार्बन हाइड्रोजन एटम है आपके, वहाँ पर आपका और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना वहाँ पर आपका जो है बॉन्ड का टूटना है वो कम हो जाएगा, बॉन्ड फिजन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट मतलब आपका होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन ग्रुप और एटम जो है वो डिस्प्लेस कर जाए अदर को, मतलब जहाँ पे आपका Cl लग रहा था वो डिस्प्लेस करके वो हट जाए और दूसरा एटम वहाँ पर आकर लग जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। ये रिएक्शन आपकी 3 टाइप्स की होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है अदर एटम का आपका। फर्स्ट आती है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं आपके, फर्स्ट
ये रिएक्शन होती है आपकी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग, तो वो होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियस लविंग को भी हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे हमने रिएक्शन कराई CH3Cl और साथ में हमने किया OH नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पर अब Cl था, Cl हट जाएगा यानी डिस्प्लेस हो जाएगा, वहाँ पर OH लग जाएगा, तो बन गया आपका CH3OH प्लस Cl नेगेटिव आपका हट गया। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसी की टाइप की है। इलेक्ट्रोफिलिक में हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाएंगे, जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज और जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन को आपका इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। बेंजीन रिंग ली हमने वहाँ पर और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई Cl2Fe की प्रेजेंस में, क्लोरोबेंजीन बन गया, H आपका डिस्प्लेस हो गया, हट गया, चेंजिंग हो गई। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये सभी आपकी क्लास 12th में और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछ ली जाती है और क्वेश्चन भी आता है, कन्वर्जन भी आता है इन पर। नेक्स्ट फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज कैरिड बाय फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने अभी देखा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हमारे फ्री रेडिकल हैं जिन पर चार्ज जो है वो पॉइंट पे ट्रांसफर होता है, मतलब दोनों के पास इक्वल चार्ज आता है। जैसे Br2 हो गया। अब हमने यहाँ पर का ये लिया प्रोप1इन Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो Br आपका फर्स्ट यहाँ से सेकंड थर्ड पोजीशन पर लग गया और HBr निकल गया, तो सब्सटीट्यूट हुआ। Br के साथ Br जो था वो अब HBr के साथ हट गया, और दो Br थे हमारे यहाँ पर फ्री रेडिकल के साथ करवाई, तो Br था वहाँ जहाँ पर H था वहाँ पे HBr, H हट गया और Br आपका लग गया वहाँ पर जाकर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर आपका। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने सब्सटीट्यूट किया, अब हम एडिशन करेंगे। एडिशन रिएक्शन होती है आपकी ऐड करना। द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जहाँ पर हम टू एटम और ग्रुप्स को रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे, मतलब ऐड होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल को बनाएंगे। इसमें फर्स्ट आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक टू कार्बोनाइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपका कार्बन चैन में लग जाएगा और एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल जो है वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। इलेक्ट्रोफाइल का ऐड यहाँ पर होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू आपका होगा एल्कीन में। तो देखिए H पॉजिटिव के साथ हमने रिएक्शन करवाई, तो डबल बॉन्ड हटेगा क्योंकि अब H आ रहा है CH3, तो जो डबल बॉन्ड आपका हटेगा उसका चार्ज जो है वो CH2 पॉजिटिव पर CH2 पे लग जाएगा, तो चार्ज लगा और डिस्प्लेस हुआ यहाँ से और यहाँ पर हटा और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऐड होकर बन गया आपका CH2CH3। इसमें भी सेम आता है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन। तो HBr का एडिशन करवाया हमने एल्कीन में, अब हमने यहाँ पर Br लिया, तो अब वहाँ पर HBr निकल रहा था, यहाँ पर वही HBr आपका ऐड होगा रिएक्शन में। सब्सटीट्यूट में HBr आपका निकल रहा था और यहाँ पर HBr ऐड हो रहा है, जो वहाँ पर निकला अब वो ऐड होगा यहाँ पर एडिशन में। तो एडिशन हुआ, एडिशन करा हमने प्रोपीन का HBr के साथ, तो H जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगा और जिस पर आपके कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर जाकर Br लगेगा आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन में। ठीक है, ध्यान रखें, जहाँ पर आपके हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पर जाकर Br लग जाएगा सबसे कम पोजीशन वाली पे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं अब हम। सो फर्स्ट है अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इतनी देर से हम इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करवा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं आपके। सबसे पहले जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। नेक्स्ट दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ये लुईस एसिड की तरह आपके एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो Cl पॉजिटिव आता है, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर देखें, सबने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। सो एग्जाम्पल आप देख लेंगे। न्यूक्लियोफाइल देखें, जो हमारे न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं और ये रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आयोडो नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं जो हमारी रिएक्शन में यूज़ होते हैं। दीज आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं और ये बहुत कम लाइफ के होते हैं। दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन, इनको हम रिएक्शन में आइसोलेटेड नहीं कर सकते। फर्स्ट आता है कार्बोकेटायन।
ये ऑर्गेनिक स्पीसीज होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज का कार्बन होता है, कार्बन एटम होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके कार्बन एटम पे। जैसे हमने रिएक्शन करवाई थी अभी CH3Cl की सनलाइट में करवाई, यहाँ पर हेट्रोलिटिक हुआ आपका, हेट्रोलिटिक तो CH3 पॉजिटिव हुआ यहाँ पर आपका और Cl नेगेटिव निकल गया, तो एक कार्बोकैटायन बना था, एक कार्बो एनायन बना था आपका। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है आपका कार्बोकैटायन में? टर्सरी, जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्बन होते हैं आपके। फिर सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे कम होता है। कार्बो एनायन में देखें तो कार्बो एनायन क्या होते हैं आपके? द ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है उनके कार्बन एटम पे, उनको हम कहते हैं कार्बो एनायन। जैसे CH3CHO है, उसको हमने रिएक्शन करवाया OH के साथ, तो H2O तो निकल गया, H2 आपका यहाँ से डिस्प्लेस हो गया और CH2CHO बन गया, जो जहाँ से डिस्प्लेस हुआ वहाँ पर नेगेटिव चार्ज लग गया, इसको हम कहते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो प्राइमरी में होती है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की। फिर सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी में सबसे कम होता है कार्बो एनायन, और कार्बोकैटायन में ये उल्टा हो जाता है आपका ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं आपके। फ्री रेडिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम जो है वो ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आपके जैसे CH3 की हमने H के साथ करवाई, अब CH3 तो पहले ही आपका फुलफिल है, तो जब इसकी सनलाइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके पास ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो और बढ़ गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसमें किस सबसे ज़्यादा होता है? टर्सरी में होता है इसकी स्टेबिलिटी, फिर सेकेंडरी में, प्राइमरी में आपका सबसे कम होता है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।